हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो सीरीज में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी मैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करने वाला हूं। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ करंट अफेयर्स पे पूरी डिटेल के साथ चर्चा करते हैं और उसके साथ हम कुछ ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिना देर किए सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस चैनल पे नए हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। जब आप बेल आइकन को प्रेस करें उस समय नोटिफिकेशन में ऑल जरूर कर दे। इससे हमारे इस चैनल के माध्यम से जितने भी एजुकेशनल वीडियो अपडेट किए जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। आप चाहे जिस एग्जाम कट कर दीजिए आप चाहे किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, यहाँ हर एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अवेलेबल है। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी अपने एग्जाम से रिलेटेड वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे जरूरी बात कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा न्यूज है कि इंडियन रेलवे ने हमारे देश में दिव्यांगजन फ्रेंडली स्टेशन को बनाया है। और कितने स्टेशन जो है हमारे देश में दिव्यांगजन फ्रेंडली स्टेशन बन चुके हैं इसके बारे में समझते हैं। तो टोटल जो ऑल ओवर इंडिया में है, इंडियन रेलवे के द्वारा 497 स्टेशन को दिव्यांगजन फ्रेंडली स्टेशन घोषित किया गया है। और जैसा कि आप सबको पता है कि दिव्यांगजन वैसे पर्सन होते हैं जो एक नॉर्मल पर्सन की तरह नहीं होते हैं। उनके जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है वो जो नॉर्मल होते हैं, उनके बॉडी के पार्ट्स नॉर्मल ना होने के कारण उनको चलने फिरने में दिक्कतें आती है। तो ऐसा इंडियन रेलवे के द्वारा इसलिए कदम उठाया गया है कि जब वो यात्रा करे तो इंडियन रेलवे के जो स्टेशन है उसके एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म या बाहर निकलने के लिए, अंदर जाने के लिए उनको किसी तरह की असुविधा ना हो। इसके लिए इंडियन रेलवे के द्वारा यह कदम उठाया गया है। और बेसिकली अगर हम बता दें तो आपको अभी तक जितने भी हमारे इंडियन रेलवे के स्टेशन है वहां पे 497 स्टेशन पे लिफ्ट्स और जो है एस्केलेटर जो है की सुविधा दे दी गई है। और इस सुविधा के कारण जितने भी दिव्यांगजन हैं या इनके अलावा जो डिसेबल पर्सन है या एज रिलेटेड प्रॉब्लम जिन पर्सन को है, यानी कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं या जो बच्चे व्यक्ति हैं, वो अब आसानी से जो है एक जगह से दूसरे जगह स्टेशनों पे जा सकते हैं। और ये जो कदम उठाया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा वो एक अभियान यानी कि स्कीम के तहत उठाया गया है। इस अभियान का नाम है सुगम्य भारत अभियान। इस अभियान को याद रखिएगा। इसी अभियान के तहत इंडियन रेलवे ने हर एक स्टेशन को दिव्यांगजन फ्रेंडली स्टेशन बनाने की जो है घोषणा की है। और अभी तक जो आंकड़े निकाले गए हैं, यानी कि अगस्त 2022 तक 339 स्टेशनों पे 1090 एस्केलेटर की सुविधा दे दी गई है। एस्केलेटर बेसिकली आपको यहाँ पे पिक्चर में देखने को मिल रहे होंगे कि ये एक तरह की सीढ़ी होती है जो ऑटोमेटिक मशीन से रन करती है, यानी आपको इस पे चलने की जरूरत नहीं होती है। आप इस पे खड़े हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली आपको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देगा। तो अभी तक जो आंकड़े निकाले गए हैं उसमें ये बताए गए हैं कि 339 स्टेशन पे 1090 यानी कि 1090 एस्केलेटर की सुविधा दे दी गई है। अब आपके इस न्यूज से आपके एग्जाम में कैसे सवाल बन सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय रेलवे के द्वारा कितने स्टेशनों को दिव्यांगजन फ्रेंडली स्टेशन घोषित किया गया है। तो आपके जो आंसर होंगे वो होंगे 497। ये पहला सवाल का जवाब होगा। दूसरा ये आपसे जो है इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में कि किस अभियान के तहत भारतीय रेलवे ने हमारे देश में 497 स्टेशन को दिव्यांगजन फ्रेंडली स्टेशन बनाया है। यानी अभियान से रिलेटेड पूछ सकता है कि किस अभियान के तहत। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो होगा सुगम्य भारत अभियान। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि डीआरडीओ के द्वारा एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये मिसाइल का नाम है VSHORADS मिसाइल, यानी कि इसको पूरी तरह जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर ये किस तरह का मिसाइल है। तो
इसे जो इसका सफल परीक्षण किया गया है इस मिसाइल का, वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और जो यहाँ पे VSHORADS जो मिसाइल है उसका मतलब है कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल, यानी कि इस मिसाइल का जो रेंज है वो बहुत ही कम है, लेकिन ये एक एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है। बहुत सारे मिसाइल की कैटेगरी होते हैं, जैसे आकाश से आकाश में जो प्रक्षेपण होते हैं वैसे मिसाइल होते हैं, आकाश से जमीन पे प्रक्षेपण होने वाले मिसाइल होते हैं। तो इस मिसाइलों की कैटेगरी में ये जो मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है वो एक एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है। और इसका जो सफल परीक्षण किया गया है वो उड़ीसा के चांदीपुर तट से किया गया है। यहीं से बहुत सारे डीआरडीओ के द्वारा मिसाइल के सफल परीक्षण किए जाते हैं। और इस मिसाइल को जो डिजाइन और डेवलप किया गया है, यानी इसे जिसके द्वारा निर्मित किया गया है, वो हैदराबाद बेस्ड जो है डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत है। यानी ये एक डीआरडीओ का ही एक अंग है जिसका नाम है रिसर्च सेंटर इमारत, और इसी के द्वारा इस मिसाइल का जो है निर्माण और डिजाइनिंग की गई है। अब आपके यहाँ पे जो बात हो रही है वो डीआरडीओ से रिलेटेड बात हो रही है। तो डीआरडीओ की जो फाउंडेशन की गई थी वो 1958 में की गई थी। याद रखिएगा कि जो डीआरडीओ की फाउंडेशन की गई थी वो 1958 में की गई थी। और अभी जो इसके चेयरमैन है उनका नाम है समीर वी कामत, यानी कि ये अभी डीआरडीओ का चेयरमैन है। आपसे एक और यहाँ पे सवाल पूछ सकता है कि इसरो के अभी प्रेजेंट टाइम में कौन चेयरमैन है, तो ये कौन है, एस सोमनाथ। ये इससे भी सवाल आपके बन सकते हैं। और ये जो समीर वी कामत है ये अभी पिछले महीने ही डीआरडीओ के नए चेयरमैन बने हैं। तो दोस्तों अब इससे आपके एग्जाम में सवाल कैसे बनेंगे कि सबसे पहला सवाल बनेगा कि डीआरडीओ के द्वारा जो मिसाइल VSHORADS मिसाइल लॉन्च किया गया है ये किस तरह का मिसाइल है। तो ये एक किस तरह की मिसाइल है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि ये इसकी जो रेंज है वो बहुत ही कम है। और दूसरा सवाल बन सकता है कि इस मिसाइल का सफल जो है वो प्रक्षेपण कहां से किया गया है, तो उड़ीसा के चांदीपुर तट से किया गया है। तीसरा सवाल ये बन सकता है कि इस मिसाइल का डिजाइनिंग और डेवलपमेंट किनके द्वारा किया गया है, डीआरडीओ की किस अंग के द्वारा किया गया है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा रिसर्च सेंटर इमारत, यानी कि RCI के द्वारा जो है इसका डिजाइनिंग और डेवलपमेंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि वर्ल्ड रेबीज डे 2022 पूरे विश्व में मनाया गया है। वर्ल्ड रेबीज डे क्या होता है और किसके कारण होता है और इस साल के क्या थीम रहे हैं, इन पे चर्चा करते हैं। ओके, तो इस साल 28 सितंबर को जो है वर्ल्ड रेबीज डे 2022 मनाया गया है। यानी कि हर साल 28 सितंबर को पूरे विश्व में 2007 से ये दिन मनाया जा रहा है। यानी इस दिन की जो शुरुआत की गई थी वो 2007 में की गई थी। और बेसिकली ये जो दिन है ये लुईस पास्चर, यानी इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी, उनके एनिवर्सरी के रूप में ये डे मनाया जाता है। यानी कि ये दिन जो है ये उनका बर्थ एनिवर्सरी है और उनकी ही याद में हर साल 28 सितंबर को पूरे विश्व में जो है रेबीज डे मनाया जाता है। अब ये जो लुईस पास्चर है ये आपको मैंने बताया कि ये रेबीज के टीके की खोज इन्होंने किया था, लेकिन ये एक फ्रांस के बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और केमिस्ट भी थे। और इन्होंने जो रेबीज के टीके की खोज की थी वो 1885 में की थी। ऐसे आपके स्टैटिक भी सवाल बहुत बार बने हुए हैं कि लुईस पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज कब की गई थी, यानी कि व्हेन जो है से रिलेटेड आपके इसमें सवाल बन सकते हैं। तो इसे याद रखिएगा 1885 में। और बेसिकली रेबीज क्या होता है, तो रेबीज एक तरह का जो है वो संक्रामक जो है, ये एक तरह का डिजीज है जो बेसिकली या तो जो कुत्ते होते हैं जो इस रोग से ग्रसित होते हैं उनके काटने से, या बहुत सारे जो है मामलों में ये भी पाया गया है कि जो बैट होते हैं यानी कि चमगादड़, उनके काटने से भी रेबीज जो है डिजीज लोगों में फैलती है। और ये एक तरह का इन्फेक्शियस डिजीज होता है और इसके बहुत सारे लक्षण हैं। इसके लक्षण थोड़े समय बाद आते हैं, लेकिन बेसिकली इसी को प्रिवेंट करने के लिए आपके जितने भी आसपास जो डॉग्स वगैरह होते हैं, जो या तो स्ट्रे डॉग्स होते हैं या जो पालतू डॉग्स होते हैं, उनको टीके दिए जाते हैं ताकि अगर वो किसी इंसान को काटे तो उन्हें रेबीज ना हो। अब इस साल के जो थीम रहे हैं वो रहे हैं रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ, यानी रेबीज के कारण कई बार ऐसे मामले भी आए हैं कि लोगों की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो इस चीजों को कम करने के लिए इस साल की जो थीम रखी गई है
वो रखी गई है कि 1 हेल्थ 0 डेथ, यानी कि एक इंसान की भी हेल्थ जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और किसी एक इंसान की भी डेथ नहीं होनी चाहिए रेबीज डिजीज के कारण। तो दोस्तों अब इससे आपके सवाल कैसे बन सकते हैं। पहला तो आपको ये डे के रूप में पूछ सकता है कि किस दिन जो है हर वर्ष रेबीज डे मनाया जाता है। तो पहला आपके सवाल का जवाब हो जाएगा 28 सितंबर। दूसरा ये पूछ सकता है कि रेबीज का संबंध किससे है। तो इनका संबंध लुईस पास्चर से है, ये आप जरूर याद रखिएगा। और तीसरा ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज कब की थी। ये आपके तीसरे सवाल का जवाब है 1885 में की थी। और चौथा जो आपसे मेन क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में आपके जरूर पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कई बार होते हैं कि इंपॉर्टेंट डे के थीम से रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स में सवाल पूछे जाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हो सकता है कि इस साल के वर्ल्ड रेबीज डे का थीम क्या था, यानी कि रेबीज 1 हेल्थ 0 डे थी। ये आपका चौथे क्वेश्चन का जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड, इस अवार्ड के बारे में आप जरूर जानते होंगे। ये सिनेमा जगत का एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है और उसके जो 52nd रिसिपिएंट है उनके नाम की घोषणा कर दी गई है। यानी कि अभी इस साल जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिए जाएंगे वो किसे दिए जाएंगे और इससे पहले किन्हें मिला है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो जो हमारे बॉलीवुड की बहुत ही एक वयोवृद्ध अभिनेत्री जिनका नाम है आशा पारेख, ये एक 18 और 90s के मूवीज के समय की ये अभिनेत्री है और इन्हें अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए नामित किया गया है। और ये दादा साहब फाल्के अवार्ड को पाने वाली 52वीं जो है ये रिसिपिएंट होंगी। और दादा साहब फाल्के अवार्ड की जो कमिटी है उनमें कौन कौन शामिल है ये भी आप जरूर अच्छे से ध्यान दें। तो इनमें आशा भोसले, हेमा मालिनी, उदित नारायण, पूनम ढिल्लो और टीएस नागभरण, यानी ये लोग जो है ये दादा साहब फाल्के की जो कमेटी बनाई गई है कि किन्हें अवार्ड दिए जाने चाहिए, इन पे डिसीजन लेने के लिए, इस अवार्ड से हर एक चीज को डिसीजन लेने के लिए जो कमेटी बनाई गई है उनमें ये लोग शामिल है। और जो इससे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड जिन्हें दिया गया था वो साउथ स्टार सुपरस्टार रजनीकांत है। रजनीकांत के बारे में भी आप जानते होंगे, ये साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक इंडियन सिनेमा का हाईएस्ट रिकॉग्निशन है, यानी कि बहुत बड़ा अवार्ड है। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट की गई थी वो 1954 में की गई थी, याद रखिएगा। और सबसे पहले जिसे दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था वो अभिनेत्री थी, उनका नाम था देविका रानी। कई बार आपके स्टैटिक जीके में ये सवाल बने हुए हैं कि दादा साहब फाल्के से सम्मानित होने वाली सबसे पहली अभिनेत्री कौन है, तो वो देविका रानी है। और ये जो अवार्ड है ये हमारे यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के तहत आता है, यानी कि ये जो मंत्रालय है इस अवार्ड की देखरेख जो है करने का कार्य करता है। और ये जो अवार्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस अवार्ड को जिसके द्वारा इसकी मैनेजमेंट की जाती है यानी कि ऑर्गेनाइज किया जाता है वो NFDC है, यानी कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है और इस अवार्ड से कई दिग्गज कलाकार भी सम्मानित हुए हैं, जैसे देवानंद भी हैं, जैसे अमिताभ बच्चन भी है। तो आप याद रखिएगा कुछ ऐसे नाम भी हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं ऑप्शन में देकर कि इनमें से किन किन पर्सन को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे भी सवाल आपके स्टैटिक जीके में बनते हैं। लेकिन अब यहाँ करंट से आपके सवाल कैसे बनेंगे कि इस साल किस अभिनेत्री को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में अगर आशा पारेख दिखे तो फटाक से इसे टिक कर लेना है। और दूसरा सवाल यह है कि इस अवार्ड को पाने वाली ये कितने नंबर की जो है इसकी उम्मीदवार है, यानी कि इससे पहले कितने लोगों को मिल चुका है और इनको मिलाकर ये अवार्ड के कितने नंबर पे ये विराजमान है। ठीक है। और तीसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि जो इनसे पहले किस सुपरस्टार को या किस जो है इंडियन सिनेमा के एक्टर या एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो ऐसे सवाल आपके करंट अफेयर्स में बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि नासा के द्वारा एक मिशन यानी कि डार्ट मिशन जो है नासा का सक्सेस हो चुका है। और ये डार्ट मिशन क्या है, इसे कब लॉन्च किया गया था
और अभी ये कैसे सक्सेस हुआ है, इसमें क्या हुआ है, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा मिशन था जो हमारे स्पेस में जो एस्ट्रॉयड होते हैं, जो बड़े बड़े एस्ट्रॉयड होते हैं जो पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं, कई बार ये एस्ट्रॉयड अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं, लेकिन क्या होते हैं कि अपनी ये ऑर्बिट से भटक जाते हैं कई बार और ये पृथ्वी की तरफ आने की कोशिश करते हैं। तो इस एस्ट्रॉयड को पृथ्वी की तरफ ना लाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया, यानी इसके ऑर्बिट को चेंज करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन का नाम है डार्ट मिशन। और अभी क्या हुआ है कि इस मिशन के तहत एक स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था 24 नवंबर 2021 को, और इस मिशन के तहत एक एस्ट्रॉयड जो है पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। इस एस्ट्रॉयड का नाम था डिमॉर्फस, और ये एक बड़े एस्ट्रॉयड का मून यानी कि सैटेलाइट था। और ये एस्ट्रॉयड जैसे ही पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था, ये स्पेसक्राफ्ट इस एस्ट्रॉयड से टकराया गया है और इस एस्ट्रॉयड का जो पाथ है वो चेंज हो गया है, यानी कि अब वो पृथ्वी की तरफ नहीं बढ़ रहा है। इसी मिशन को नासा के द्वारा सक्सेस बनाया गया है। और दोस्तों यहां तो मैं कुछ ही इंफॉर्मेशन इस मिशन के जो है आपके बारे में दे सकता हूं, लेकिन इससे रिलेटेड हमारे पूरा का पूरा वीडियो डिटेल में वीडियो के साथ आपको जो है हमारे सरकारी परीक्षा के चैनल पे मिल जाएंगे। तो इस करेंट अफेयर्स के वीडियो को देखने के बाद हमारा जो नासा के द्वारा डार्ट मिशन जो है सफल किया गया है वो कैसे किया गया है, इसमें क्या हुए हैं, उसमें वीडियो के साथ आप अच्छे से इस जो है टॉपिक को समझ सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखें। अब इस मिशन को जहां से कंट्रोल किया जा रहा था नासा के द्वारा, वो मैरीलैंड का एक सेंटर था, जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लैबोरेटरी। इस जगह से इस मिशन को कंट्रोल किया जा रहा था, देखरेख किया जा रहा था कि कैसे एक स्पेसक्राफ्ट को एक एस्ट्रॉयड से टकराया गया और उस एस्ट्रॉयड का जो है जो डायरेक्शन है वो बदल दिया गया। अब ये जो मिशन जो डार्ट मिशन लॉन्च किया गया था, ये आपको तो जानकारी मिल चुकी कि ये 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था, ये भारतीय टाइम है। और लेकिन इसे कहां से लॉन्च किया गया था, किस रॉकेट से ये स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था, इसके बारे में यहां पे जानकारी है कि स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से इसे भेजा गया था। ये एलन मस्क का ही ये जो है कंपनी का रॉकेट है, और इस रॉकेट से इस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा गया था। कहां से, तो वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से भेजा गया था। और ये स्पेसक्राफ्ट जो है अब अपने आप में एक रिकॉर्ड बना चुका है, क्योंकि ये मिशन जो नासा का रहा है ये सफल हो चुका है। तो दोस्तों यहां अब आपके करंट अफेयर्स में सवाल बन सकते हैं कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डार्ट मिशन का सफल परीक्षण किया गया है। डार्ट मिशन याद रखिएगा, DART। और यहां पे डार्ट का आपको शायद फुल फॉर्म मैंने अभी नहीं बताया है। तो डार्ट का मतलब होता है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, यानी कि ये एस्ट्रॉयड के जो डायरेक्शन है उसको फिर से रीडायरेक्ट कर दिया गया है। यही एक टेस्ट किया गया है इस मिशन के तहत। तो सवाल क्या बन सकता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डार्ट मिशन का सफल परीक्षण किया गया है, तो हमारा जवाब होगा नासा। दूसरा सवाल पूछ सकता है कि डार्ट मिशन नासा के द्वारा कब लॉन्च किया गया था, तो जवाब होंगे 24 नवंबर 2021। और तीसरा ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि नासा के द्वारा जो डार्ट मिशन का सफल परीक्षण किया गया है उसमें जो स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजे गए थे वो किस रॉकेट से भेजे गए थे, तो स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजे गए थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि इटली को अपने देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मिल चुकी है, यानी ये महिला इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है। आपको यहाँ पे इमेज में इनका चेहरा तो दिख रहा होगा, और काफी यंग है ये, यानी कि बहुत ही कम उम्र में ये इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। यानी इससे पहले इटली में किसी भी महिला के द्वारा प्रधानमंत्री का पद जो है वो नहीं लिया गया था। तो इनका नाम क्या है, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इनका नाम है जियोर्जिया मेलोनी, और ये इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है। और इनका जो पार्टी है ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, ये इस पार्टी की नेता है। और अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, सितंबर 25 को इसका रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट में ये विजेता घोषित हुई है, और इसके साथ इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है इटली के प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में। और जो अभी इटली के करेंट प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, अभी इन्होंने शपथ नहीं लिया है, इसीलिए मैं यहां आपको बता रहा हूं कि इटली के जो अभी करेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम मैरियो द्रैघी है। और
इटली की कैपिटल कहाँ है? तो रोम है और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो कौन बनी है? जियोर्जियो मेलोनी। और ये इटली की किस पार्टी से बिलोंग करती है? तो द ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी, ये आपका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि सेंटर यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा एक ऐप का लॉन्चिंग किया गया। इस ऐप का नाम है जल दूत। और ये जल दूत ऐप क्या है, इसे क्यों लॉन्च किया गया है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसे जो लॉन्च किया गया है वो केंद्र सरकार के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। यानी आप इसे याद रखिएगा, इसे जो लॉन्च किया गया है वो जल विभाग के द्वारा, केंद्र सरकार के नहीं बल्कि केंद्र के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें आपके सवाल बन सकते हैं और कंफ्यूजन करने के लिए आपको ऑप्शन जो है वो केंद्रीय जल मंत्रालय दिया जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा। और इसमें जो बेसिकली ये ऐप लॉन्च किया गया है, ये क्या है कि जितने भी अलग अलग गांव हैं, बहुत सारे गांव को जो है सेलेक्ट किया गया है और वहां पे क्या होंगे कि उन गांव में जो कुएं हैं, जैसे कि 2 या 3 कुएं हैं, उनमें वाटर लेवल की चेकिंग की जाएगी कि जो मानसून से पहले उसमें जो वाटर की लेवल है वो कितनी रही है और मानसून के बाद उसमें वाटर की जो लेवल है वो कितनी रही है। इसकी चेकिंग के लिए ही इस ऐप को जो है केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इससे क्या होंगे कि बहुत सारे रोजगार की भी संभावना है, यानी कि जो ग्राम रोजगार सहायक है इसमें इन्वॉल्व होंगे और वो क्या करेंगे कि जो अलग अलग गांव के कुएं हैं उसमें वाटर लेवल चेक करने का काम करेंगे और उसकी इमेज जो है उस ऐप पे जो है अपडेट करेंगे। और ये जो ऐप है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में वर्क कर सकता है। ऑफलाइन में ऐसे वर्क कर सकता है कि उसकी इमेज खींच ली जाएगी और उसे अपलोड कर दी जाएगी, लेकिन जैसे ही उसमें नेटवर्क्स आएंगे यानी कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी होगी वो ऑटोमेटिकली डेटा से सिंक्रोनाइज कर लेगा। तो ये ऐप जो है काफी महत्वपूर्ण है हमारे ग्राउंड के वाटर टेबल की देखरेख के लिए, उसमें कैसे बदलाव हो रहे हैं और उस एरिया का वाटर टेबल की जो सिचुएशन है वो कैसी है, ये इस ऐप के माध्यम से जानकारी मिल पाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज है कि एक बुक है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ इंडिया @50। इसका विमोचन किया गया है, यानी इसके एडिटर कौन है और इसकी पब्लिकेशन किसके द्वारा की गई है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो ये जो बुक है इसे मनोज कुमार मिश्रा जी के द्वारा एडिट किया गया है और मनोज कुमार मिश्रा जी जो है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ये एक फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं और इन्हीं के द्वारा जो है ये बुक जिसका नाम वाइल्ड लाइफ इंडिया @50 है, इसका विमोचन किया गया है। और इसकी जो पब्लिकेशन की गई है वो रूपा पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा की गई है। इसे याद रखिएगा, पब्लिकेशन से भी सवाल पूछ सकता है। और ये जो बुक है ये बेसिकली जो हमारा वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो संविधान में इसके प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इसी एक्ट की हर एक जानकारी को इस बुक में दिया गया है। और साथ ही साथ हमारे वाइल्ड लाइफ में कैसे चेंजेस हुए हैं, यानी कि कौन कौन से एनिमल एक्सटिंक्ट हुए हैं, कौन कौन से एनिमल इंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, या कैसे हमारे वाइल्ड लाइफ में चेंजेस हुए हैं, इन सब बातों की जानकारी इस बुक में दी हुई है। और ये जो बुक की रिलीजिंग की गई है ये वाइल्ड लाइफ की 5th एनिवर्सरी के दिन ये बुक का जो है विमोचन किया गया है। ठीक है, और आपको जैसा यहां मैंने बताया कि मनोज कुमार मिश्रा जी जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ये एक फॉर्मर मेंबर भी रह चुके हैं, इन्होंने ट्रैफिक इंडिया एक WWF इंडिया का एक डिवीजन है उसको भी हेड किया है, यानी इसके ये हेड भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। हमारा अगला न्यूज है कि सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी गई है। इनका नाम क्या है, इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की गई है, इन बातों पे चर्चा करते हैं। तो इनका नाम है सऊदी अरब के प्रिंस रहे मोहम्मद बिन सलमान, यानी कि ये सऊदी अरब के अभी फिलहाल प्रिंस भी है और ये सऊदी अरब की जो किंग है जिनका नाम सलमान बिन अब्दुल अजीज है, उनके ये बेटे हैं और इनके द्वारा ही जो है ये सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए गए हैं। और ये सऊदी अरब के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और इनके एक और पुत्र यानी कि सऊदी अरब के जो किंग है उनके एक और पुत्र जिनका नाम है प्रिंस खालिद, ये सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि 512 नए इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया गया है। ये इंदिरा रसोई है क्या, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है
और इस रसोई के तहत क्या फायदे मिलते हैं इस पे चर्चा करते हैं। तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वो राजस्थान में किया गया है और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया है। और इसमें क्या है कि 512 नए रसोई का उद्घाटन किया गया है जिसका नाम है इंदिरा रसोई। यानी कि इससे पहले भी राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य में इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया गया है, जो कि 378 इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया गया था। और अभी जो 512 नए इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया गया है उससे राजस्थान राज्य में जो टोटल रसोइयों की संख्या हो गई है वो हो गई है 870। ठीक है, और ये जो है ये एक ऐसे रसोई है जहां पे जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा पर प्लेट के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। यानी कि इसमें जो अगर हम बात कर ले तो इसमें जो मील है यानी गरीब लोगों को जो वन टाइम का मील प्रोवाइड किया जाता है वो मात्र 8 रुपए में प्रोवाइड किया जाता है। और ये राजस्थान सरकार का फैसला लिया गया था कि राजस्थान राज्य में नो वन स्लीप्स हंग्री, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो रात को भूखे सोएगा, यानी कि भूखा नहीं किसी को सोना है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इस इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया गया था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह राजस्थान सरकार का एक अहम कदम है। तो दोस्तों अब इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कैसे सवाल बन सकते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल बन सकता है कि किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य में इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया गया है। तो आपका जवाब होगा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा, और यह राजस्थान के जोधपुर में इस इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया गया है। 512 जो शुरू किए गए हैं। दूसरा ये बन सकता है कि जो ये राजस्थान राज्य का इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया गया है वो किस कॉन्सेप्ट के आधार पे किया गया है। तो यहां आपका जवाब होगा नो वन स्लीप्स हंग्री कॉन्सेप्ट के आधार पे किया गया है। तीसरा ये बन सकता है कि राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई का जो उद्घाटन किया गया था उसमें एक मील के कितने रुपए देने पड़ते हैं, यानी कि गरीबों को एक टाइम का खाना कितने रुपए में मिल जाता है। तो 8 रुपए में मिल जाता है। यह आपका तीसरे सवाल का जवाब है। अब दोस्तों आपके लिए भी हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। ये प्रश्न आपके स्टैटिक के साथ करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। तो इस प्रश्न को जो है आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब जरूर बताएं, क्योंकि इससे आपके स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी अच्छे से आपकी रिवाइज होती चली जाएगी। आपके लिए जो मेरा प्रश्न है वो है कि नासा के उस पहले मिशन का नाम बताइए जिसमें एक अंतरिक्ष यान का पुनः उपयोग किया गया था। यानी कि एक अंतरिक्ष यान जो है स्पेस में भेजा गया था और फिर से दोबारा उसका उपयोग किया गया था। हमारा जो ऑप्शन है वो है अपोलो सोयूज, हमारा जो ऑप्शन है दूसरा वो है स्पेस शटल, ऑप्शन सी स्काई लैब, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट यानी कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है। तो आप इसका कमेंट जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। और सबसे जरूरी बात जो मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।